नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ आज की आपके सामने है। चाइना के 10 से ज़्यादा जहाज 2000 टन से ज़्यादा का मिसाइलों को बनाने का मटेरियल सितंबर एंड से 1 नवंबर के बीच में चाइना से पहुंचता है। कहां पर? ईरान में। जी हां, ये सबसे बड़ी स्टोरी आज की दुनिया में। इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं है और ये वर्ल्ड न्यूज़ पे हम आपके लिए लेके आए हैं। दूसरा, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने ब्लैक रॉक को चीट किया अमेरिका के अंदर। छोटा मोटा नहीं, सिर्फ 4,500 करोड़ की चीटिंग, $500 मिलियन की चीटिंग साहब। और इंडिया से एक और अच्छी खबर, केरल में, यानी कि केरल इंडिया का पहला स्टेट ऐसा बन गया जहां पे अब कोई एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है। 1 नवंबर को डिक्लेयर हुआ है, केरला में कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है। स्वागत आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप आते हैं, अच्छा लगता है, प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए आज सबसे बड़ी स्टोरी पे चलेंगे आज कि चीन तेल तो खरीदता है ईरान से, हालांकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका चुप रहता है। चीन रूस से तेल खरीदता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है, लेकिन अमेरिका चुप रहता है। पर भारत के मामले में चुप नहीं रहता है, चीन के मामले में चुप रहता है। ताकत का खेल है ये। ताकतवर से दूसरा ताकतवर डरता है, इसलिए उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता। चूंकि हिंदुस्तान ताकतवर नहीं है, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। लेकिन आज वो स्टोरी जिसने दुनिया को रैटल किया, अमेरिका को परेशान किया, नेटो को परेशान किया, इजराइल को परेशान किया। करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने अपनी जो जंग हुई थी खास तौर से इजराइल के साथ, उसमें इस्तेमाल किया था। और अब वो इतनी ताकत दोबारा से गेन कर चुका है कि वो 550 तो क्या, उससे दुगना तिगना और मिसाइल्स बनाकर खड़ा कर दिया उसने, और जो बच गया उसको भी खड़ा करने जा रहा है। क्या हुआ है बताता हूं आपको। सितंबर के आखिरी वीक से 1 नवंबर तक, यानी कि आज 1 नवंबर तक, कम से कम नहीं तो 10 चाइनीज जहाजों के ऊपर 2000 टन सोडियम परक्लोरेट नाम का एक केमिकल, जो सॉलिड रॉकेट फ्यूल है, वो ईरान में आता है। कहां से? चीन से। और साहब, ये जो सोडियम परक्लोरेट है, ये सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर में और 1 नवंबर तक आज तक ये आया है। कई जहाज हैं, मेरे पास उनकी डेट्स भी हैं, कब चला कब पहुंचा वो भी आपको बताएंगे। और फिर मल्टीपल राउंड्स हैं उसके। पर्पस सिर्फ ये है कि ईरान का जो मिसाइल का जखीरा है उसको दोबारा से खड़ा करना है। और उसमें बहुत सारे जो शिप्स हैं, MV बास्ट, MV बार्जिन, MV अर्थवैंड और MV एलियाना, इन्होंने कई चक्कर लगाए हैं चीन और ईरान के पिछले करीब करीब 1.25 महीने के अंदर, आप कह सकते हो। यानी कि इन सब जहाज़ों के ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं, फिर भी ये जहाज ऑपरेट करते हैं। डार्क फ्लीट है, आप समझ सकते हैं, डार्क फ्लीट। अब इनमें से कोई मिलिट्री वेसल भी नहीं है, ये तो सब कार्गो वेसल हैं साहब। और इनको ब्लॉक भी किया हुआ है, इनको सैंक्शन भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, उसके बावजूद भी आते हैं और जाते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। हमने जुलाई के महीने के अंदर भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल चुके हैं। S-400 सिस्टम भी रशिया से मिल चुके हैं, जो कि इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में लगाए गए हैं और तेहरान पे लगाए गए हैं, और ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन जितने भी जो खुफिया सोर्सेज हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी, उनका ये कहना है कि चाइना अगर रशिया से तेल लेता है तो उसके बदले में उनको युआन तो देता ही है, लेकिन साथ ही में जो उनकी मिसाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो सब कुछ चाइना देता है।
और ईरान के भी जितने मिसाइल सिस्टम्स हैं उसके लिए भी सारा का सारा माल मसाला जो है वो चाइना ही देता है। उसके मेटल्स हो गए, उसके केमिकल्स हो गए, उसके सॉलिड फ्यूल हो गए, उसके लिक्विड फ्यूल हो गए, सब कुछ चाइना से आता है। अमेरिका से एक बार पूछा गया था रिसेंटली कि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगी हुई हैं, फिर चाइना उससे तेल कैसे लेता है? तो बोलते हैं हम सबको पता है कि वो उससे तेल लेता है और उसके बदले में वो उसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मिलिट्री के जो चीज़ें हैं वो देता है। तो उनसे जब पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर कोई इसको वायलेट कर रहा है, मैक्सिमम क्या होगा कि आप कुछ थोड़े बहुत जो शिप्स हैं उनको ब्लॉक कर दोगे या चाइना के पोर्ट हैं उसको ब्लॉक कर दोगे, बस। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो? इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप चाइना पर अटैक तो कर नहीं सकते ना। अब जो खुफिया साइट्स हैं और CNN की भी रिपोर्ट आती है, उनका कहना है कि जो शिप्स का जो ट्रैकिंग डेटा है और उनके जो मेंबर्स हैं उनके नाम वगैरह, उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट, उसको सबको लेके बताया गया कि ये सारा सामान दरअसल एक्चुअली अप्रैल के महीने से आना शुरू हो गया था। और बीच में एक अटैक भी हुआ था इसराइल का बंदर अब्बास के ऊपर, जहाँ पर बहुत बड़ा अटैक था और बहुत भारी संख्या में जो वहाँ पर एक्सप्लोजिव रखे गए थे मिसाइलों के लिए, वो ब्लास्ट हो गए थे। उसको इसराइल ने ब्लास्ट करवाया था, सबको पता है। तो कई, मुझे लगता है, सामान वहाँ पे जो इंपोर्ट हुआ था सारा खाक हो गया था। वहाँ पर बहुत बड़ा उनका बंदर अब्बास में आग लगी थी, आपको पता है। उसके पास ही एक दूसरा बंदरगाह था, वहाँ पे आग लगी थी। अब सुने कि कई जहाज ऐसे हैं जो अप्रैल से लेके अब तक, और ख़ासतौर से सितंबर एंड से लेके 1 नवंबर के बीच में चाइना और ईरान के बीच में बार बार ट्रैवल कर रहे हैं। इनमें एक है MV बाश्त। इसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगी हुई हैं। ये 15 सितंबर को चाइनीज़ पोर्ट ज़ुहाई से रवाना होता है और 29 सितंबर को, 15 दिन के बाद, बंदर अब्बास पहुंचता है ईरान और फिर वापस चीन चला जाता है अनलोड करके। एक और जहाज है बार्जिन, MV बार्जिन, जो 2 अक्टूबर को चाइना के गाओलान पोर्ट से चलता है और 15 दिन के अंदर अंदर वो 16 अक्टूबर को बंदर अब्बास पहुंचता है। वहाँ पे सामान उतारता है, मिसाइल्स का जो मटेरियल है, और फिर वापस चला जाता है। एक और जहाज है MV इलियाना। वो 18 सितंबर को चांगजियांगकोउ से चलता है और 12 अक्टूबर को बंदर अब्बास में डॉक करता है और वहाँ पर वो मिसाइल का सारा जो सिस्टम्स हैं उनको डाउनलोड करता है, वहाँ पे उतारता है। इसके अलावा एक और शिप है MV आर्तावंड। ये 12 अक्टूबर को लियू हैंग पोर्ट से चलता है चाइना से और बंदर अब्बास को पहुंच जाता है और 15 दिन के बाद में। इन जहाज़ों के ट्रैकिंग को छुपाने के लिए उसका नेविगेशन सिस्टम को ऑफ कर दिया गया ताकि वो सैटेलाइट से लिंक ना हो सके। और मुझे लगता है कि 27 सितंबर की बात थी जब UNO ने तेहरान के ऊपर फिर से नए सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि उसको पता था कि उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स का और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सारा माल मसाला मटेरियल मिल रहा है चाइना से। इसलिए उसके ऊपर नए ट्रेड सैंक्शंस, वेपन सैंक्शंस और बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली जो केमिकल्स और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी गई थी। ये सारे के सारे जो सप्लाईज अभी चाइना से हो रही हैं लगातार, और उस बीच में शायद और भी शिप्स आएंगे। अभी तो 1 नवंबर तक का मैंने आपको डेटा दिया है। इसको लेके वाशिंगटन और इजराइल बहुत ज़्यादा वरिड हैं, क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर कि जिस रूप में चाइना मदद कर रहा है, जिस रूप से चाइना पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाइना की ओर उंगली उठाना अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अभी जो जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी ना ताइवान की बात की गई, ना रूस से तेल खरीदने की बात की गई, ना ही ईरान के साथ ऐसा ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी बातचीत की गई। जबकि ये सारा मसला ट्रंप की टेबल के ऊपर रखा हुआ था कि कैसे चाइना जो है ईरान की मदद कर रहा है। जो वार हुई थी इजराइल के साथ, उसमें 1000 से ज़्यादा ड्रोन यूज़ किए थे
और 550 बैलिस्टिक मिसाइलें यूज़ की थी। 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, बहुत लोग मारे भी गए थे इसमें। लेकिन अब वो सारी की सारी जो लॉसेस थे बैलिस्टिक मिसाइल्स के, वो सब पूरे कर लिए गए हैं। यानी कि एक बार हम ये कह सकते हैं कि अब उनकी संख्या जो 3000 मिसाइलों की थी, अब इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, ये एक आज की सबसे साइंटिलेटिंग न्यूज़ थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। इसके बाद अब एक खबर आती है, वो खबर है कि अमेरिका में एक इंडियन कंपनी है जो ब्लैक रॉक के साथ उनका कोई डील हुआ था। ब्लैक रॉक अमेरिकन कंपनी है और इंडिया मूल का एक सीईओ था उसका, बंकिम ब्रह्म भट्ट। उसके ऊपर $500 मिलियन यानी कि 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया। जी हाँ, और उन्होंने फर्जी बिल बनाए और फिर ये $500 मिलियन का लोन लिया ब्लैक रॉक से। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि शर्त ये रखी गई थी कि जब वो ग्राहकों से पैसे मिलेंगे तो उस बकाया को गिरवी रख देंगे। लेकिन वो सारे के सारे पैसे को पता लगा कि वो उन्होंने इंडिया और मॉरिशस के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। जिन पैसे को गिरवी रखना था, मॉर्टगेज करना था, उस पैसे को उन्होंने इलीगली भारत और मॉरिशस के एक नकली खातों के अंदर भेज दिया। अब मुसीबत यह है कि यहाँ पर क्या कहा जाए, ये बंकिम ब्रह्म भट्ट जिनका नाम है, इन्होंने 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की ब्लैक रॉक के साथ में। और उसके बाद अब सुना है कि पता नहीं वहाँ पे हैं या भाग गए हैं या क्या है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। और जुलाई में ब्रह्म भट्ट की कंपनियों का कुछ दौरा किया गया, देखा गया तो पता लग रहा है बंद पाया गया। और वहाँ पर एक मेल आता है, वो मेल क्या कहता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा गया है इस व्यक्ति के बारे में भी और एक हिंदुस्तानियों के बारे में भी। देखिए, जो देखा जाए तो थोड़ा सा दुख होता है कि किस किस्म के शब्द जो हैं यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं साहब। BlackRock just got scammed out of $500 million by a random Indian guy with a printer, a Word doc and a zero shame, यानी कि कोई शेम नहीं था, shameless person. He forged contracts, faked invoices, made them look official enough for the world's biggest asset manager to swallow the whole. Then he wired the money to India, filed bankruptcy in the USA, shut down his office and vanished, गायब हो गया. And these are the same financial elites who lecture the rest of us about being responsible with the money. If the dude named Bankim Brahmbhatt can loot $500 million from the BlackRock, what do you think the real power players are stealing while we are distracted? अब साहब खुद ही सोचिए कि किस किस्म की चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं और हमें शर्म आती है कहते हुए कि इसके अंदर भी एक फिर से हिंदुस्तानी इन्वॉल्व है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। अब आते हैं केरला स्टोरी के ऊपर। केरला स्टोरी इसलिए कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन हो चुका है, यानी कि एलिमिनेशन हो चुका है पूरा का पूरा। लास्ट 4 साल पहले कुल 64,000 परिवार ऐसे देखे गए थे, 64,000 फैमिली देखी गई थी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी केरला में। और अब वहाँ पर उन सब को रिहेबिलिटेट कर दिया गया है। अब वहाँ पर एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की फैमिली थी। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला और उनको हेल्प भी किया गया है, उनको हाउसिंग में, फूड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड के अंदर। और इसका मेंशन नीति आयोग ने भी किया है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है और ऐसा हुआ नहीं है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। लेकिन केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लिटरेट है, जहाँ लिटरेसी ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ 98-99% की लिटरेसी है। जो उनके सोशल इंडेक्सेस हैं सारे, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको मदद मिलती है, चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी रेट वगैरह हो गए, ये सब यूरोप के बराबर हैं केरल के अंदर। तो केरल एक्चुअली एन एग्जाम्पल इन इंडिया, नॉट जस्ट नाउ,
और हमेशा सोशल इंडिकेटर में वो नंबर 1 का स्टेट इंडिया में रहता है। केरल बहुत एडवांस्ड है, हालांकि वहाँ पे कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही, बीजेपी की कोई उपस्थिति नहीं वहाँ पे, कभी एक आधा एमएलए कोई इलेक्ट हो जाए उनका तो हो जाए, अदरवाइज उनकी असेंबली में बीजेपी है ही नहीं, और वो लोग लाइक भी नहीं करते वहाँ पर। केरल के अंदर बीजेपी को लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो केरल को बधाई हो कि केरल ने ये एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विदा लेते हैं आपसे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। और हाँ, 5 नवंबर को गुरु नानक बर्थडे है, तो एडवांस में आप सबको प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ भी आप सबको। शुक्रिया आपको और गुड नाइट।